आप में से कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि ग्रुप ए वाले, थोड़ा सा इसको कम करोगे वहां से, जो ग्रुप ए के पेपर दिए हैं अभी और ग्रुप बी में अपने आप को एनरोल किया, और कितने ऐसे हैं जो कि थे ग्रुप बी के, अभी कुछ पेपर्स दिए और अब ग्रुप बी को कंटिन्यू कर रहे हैं। चलिए, जबरदस्त जबरदस्त, मेजोरिटी ऑडियंस यही है। सेट है सर। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपका आवाज क्लियर आ रही है बच्चों? वीडियो ऑडियो क्लियर है? चले, बेहतरीन हो गया। अच्छा, इस सब्जेक्ट के बारे में आप लोगों को क्या पता है? कुछ आइडिया है? कुछ सुना होगा? हाँ जी, बोरिंग है। अच्छा, और लेंदी है, और मुश्किल है, और इस पर रट्टा बहुत लगाना पड़ता है, और हाँ कॉन्सेप्चुअल है, और पेपर बहुत मुश्किल आता है, और सही कह रहा हूँ। हाँ, ऑडिट है मैं, हाँ तो वन एंड ओनली। हाँ, इसके अलावा खाता हाँ जी, फेल सब, मतलब अभी से बता रहा हूँ, सब पास नहीं होंगे ना, चाहे जिसे भी पढ़ लो, किसी न किसी में तो फेल होना ही है, ठीक है। और इसके अलावा कैफ का लास्ट पेपर है, सीफएफ का भी लास्ट पेपर है, तो उसके बाद MS1 है। कैफ का शायद सबसे मुश्किल पेपर है। और इसके अलावा प्यारे बच्चे, जल्दी जल्दी छेती, मिक्सचर है 174 का, वन कौन सा है? FR1, FR2 4 है, 5 है, 7 कंपनी लॉ, वो मैं पढ़ाता हूँ। अच्छा हाँ, अच्छा सही। और इसके अलावा कोई और चीज था कि मैं फिर, हाँ जी, लॉ है, मतलब स्टैंडर्ड्स हैं। हाँ, स्टैंडर्ड्स हैं। अच्छा, एक वीडियो मैंने बनाई थी ताकि हम उसको क्लास टाइमिंग में डिस्कस ना करें, तो वो वीडियो कितने लोगों ने देख ली है ईमानदारी से? वो देखिए आपने, तो कुछ समझ आया आपको कि ये सब्जेक्ट हमारे पास है किस तरीके से? सही है। जिसने नहीं देखी, मैं 5 मिनट इसका ओवरव्यू दूंगा। ग्रुप पे भी लिंक शेयर करा हुआ है, यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी, और स्पेसिफिकली बनाई गई है ताकि बच्चा थोड़ा सा इस चीज को एनालाइज कर ले, क्या ये सब्जेक्ट है क्या। देखिए, एक चीज बड़ी जरूरी है, CA में एडमिशन लिया था तो कुछ रिसर्च की होगी ना, कुछ पूछा होगा, किसी अंकल से पूछा होगा, खाला के बेटे से पूछा होगा, लोगों से पूछा होगा कि भाई CA है कैसा। तो कोई रिसर्च की, उसने कहा भाई ये 3-4 काम कर लेना तो CA होता नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि जी वो हो जाएगा। सही है। अभी नहीं, ठहर जाओ ना, उसको बाद में दे देंगे, रहने दो। अच्छा, याद रखें तो बड़ा जरूरी है हमारे लिए कि हम ऑडिट के सब्जेक्ट को भी थोड़ा सा पहले ये समझ लें कि सब्जेक्ट है क्या, ये हमसे एक्सपेक्ट क्या कर रहा होता है, इसकी इंपॉर्टेंस पूरे CA में क्यों है। अगर किसी को ICAP की हिस्ट्री पता हो, तो ICAP की हिस्ट्री ये थी कि ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी बना ही ऑडिट फॉर्म्स के लिए था। मतलब जिन लोगों था, उनके वो क्या करते थे, वो CA कर रहे होते थे। फिर डिमांड इतनी बढ़ गई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की, इतनी बढ़ गई कि वो इंडस्ट्री में भी जाने लगे, वो फाइनेंस भी देखने लगे, वो मर्जर्स भी देखने लगे, वो टैक्स भी देखने लगे। तो उसके बाद फिर बहुत सी फील्ड्स हमारी खुलना स्टार्ट हुई, बट प्राइमरीली ICAP का बनना, ICAP का खुद एक प्रोफेशनल बॉडी बनना किस चीज के लिए था? ऑडिट। तभी आप देखें हमारे पास ठीक ठाक ऑडिट फर्म्स वगैरह एग्जिस्ट कर रही होती थी। ये सब्जेक्ट प्यारे बच्चों, मसला क्या है सब्जेक्ट का? जितनी बातें आप लोगों ने बोली बिल्कुल सही है, एक्सेप्ट एक बात के। कौन सी बात? जो यहाँ किसी बच्चे ने कही थी, नहीं नहीं, बोरिंग। किसने कही थी? आपने कही थी। ये सब्जेक्ट बिल्कुल भी बोरिंग सब्जेक्ट नहीं, ये मेरा आपसे दावा है। आपसे, आप देखें ना, सिलिकॉन वैली बैंक कोलैप्स कर गया। आपको पता है कितने के उसके एसेट्स थे? हाँ जी, 100+ बिलियन डॉलर्स के एसेट थे। 100+ बिलियन डॉलर के एसेट्स। KPMG ने रिपोर्ट साइन करी 2 हफ्ते बाद। HSBC ने $1 में खरीदा इस बैंक को, $1 में। तो ये सब्जेक्ट बिल्कुल भी एक बोरिंग सब्जेक्ट। देखिए, बोरिंग कब बनेगा मेरी? अच्छा, बोरिंग इसलिए ऐसे नहीं कि मैं पढ़ाते हुए 10 तफरी करूंगा तो ये सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग हो जाएगा, ऐसा नहीं। अगर आपने तफरी करनी है तो किसी मरासी के पास जाएं। मेरे पास टाइम ऑनेस्टली नहीं है। मैं ऑडिट फर्म में डायरेक्टर हूँ, सही है, अभी भी बहुत छोड़ के आपको पढ़ाने के लिए आया हूँ। इसलिए आया हूँ पढ़ाने के लिए बिकॉज फ्राइडे से रमजान स्टार्ट हो रहे हैं, तो रमजान से पहले थोड़े से आप
क्या कहते हैं वार्म अप हो जाए। रमजान में भी क्लासेस होंगी, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने बीच में चार तफरी कर दी तो सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग बन जाएगा, ऐसा नहीं है। इस सब्जेक्ट को अगर आपने एक बार अच्छे से समझ लिया और ये जिस तरीके से सब्जेक्ट आपस में लिंक हो रहा होगा, स्टैंडर्ड्स आपस में लिंक हो रहे होंगे, आप यकीन करें सब्जेक्ट कभी भी आपके लिए बोरिंग नहीं रहेगा। लास्ट बैच में एक सवाल हमने करा फाइनल का, समर 2019 में, और वो स्ट्रेट सवाल कैफ 8 में 10 नंबर का उसने एग्जामिन कर लिया, सही है। तो फाइनल का एक सब तो अच्छा, इस चीज पे तो सब एग्रीड है कि फाइनल का पेपर तो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन नहीं होगा ना, फाइनल का पेपर तो ओपन बुक पॉलिसी है, सही है। तो जब ओपन बुक पॉलिसी तो आप स्टैंडर्ड्स लेके जा सकते हो, तो बच्चा स्टैंडर्ड लेके जाता है फाइनल में और उसने एक सवाल पूछा और बच्चा ओपन बुक पॉलिसी के बावजूद नहीं कर सका। तो एक अच्छा, ये सब्जेक्ट बोरिंग कब होगा मेरे भाई, इसके एक रीजन है। ये बोरिंग तब होगा जब मैं इस सब्जेक्ट को रीड करूंगा उर्दू में, इसको उर्दू में ट्रांसलेट करूंगा और आपसे कहूंगा इसका आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक। जो हम पाकिस्तान स्टडीज में क्या करते थे, अगर आपको याद है, एक ब्रैकेट बनाते थे और हम कहते थे इसका आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक है, सही है। सिंधी के पेपर में हम कर रहे होते थे, या फिर उर्दू के पेपर में कर रहे होते थे, या जो इस्लामियात का पेपर, वो जो सूरह अनफाल वगैरह का तर्जुमा हमने करना होता था, तो वो जो पहला वर्ड आता था हम कहते थे इसका तर्जुमा यहाँ से लेके। तो ये अगर हम इसको इस तरीके से पढ़ेंगे तो अनफॉर्चुनेटली फिर तो हम सीए के लायक ही नहीं है। ना मैं सीए पढ़ाने के लायक हूँ, ना मैं अपने आप को चार्टर्ड अकाउंटेंट कह सकता हूँ, ना आप चार्टर्ड अकाउंटेंट कभी अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं, सही है। तो ये चीज तो मेरे भाई बिल्कुल रेडी रहिएगा कि ये सब्जेक्ट बोरिंग नहीं। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये बोरिंग बनता कब है, जब मैं पूरा स्टैंडर्ड आपके सामने यहाँ पे पर्दे पे लगा दूं या पहले से लिख के रख लूं और फिर मैं उसको एक एक करके उर्दू में ट्रांसलेट करूं और यूं करूं यूं करूं यूं करूं, आपको समझ ही नहीं आएगा कि स्टैंडर्ड का स्ट्रक्चर बना कैसे। जब तक आपको स्टैंडर्ड का स्ट्रक्चर समझ में नहीं आएगा, जब तक आपको स्टैंडर्ड की लॉजिक समझ नहीं आएगी कि ये सेक्शन क्यों आया, ये कानून क्यों आया, क्यों ये ऑडिटर के ऊपर एक ऑब्लिगेशन आयद की गई है, आपको कभी भी ट्रू सेंस में देखिए। ऐसे तो हम डॉक्टर भी बन सकते हैं, ऐसे तो हम डॉक्टर कैसे बनेंगे, रेस्ट वो कौन सा सिस्टम होता है, नहीं रिप्रोडक्शन सिस्टम, हमसे बेहतर किसको आता है यार, है तो वो। लेकिन देखिए द पॉइंट इज, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज ये है, मेरा बायोलॉजी का पेपर था और उसने वो मेंडर, अब वो कह रहे बताओ कौन सा सिस्टम है, सही है। तो दिमाग में तो एक ही सिस्टम था, तो वो और उसमें वो वाइवा में हम क्या कहते हैं फिर। अच्छा मेरा बैकग्राउंड ये है, मैं मैट्रिक मैंने मेडिकल से की है, इंटर मैंने इंजीनियरिंग से करी है, और उसके बाद मैं कहाँ आ गया हूँ, और इसके बाद सीए में आया हूँ, सही है। तो ये बड़ा एक है, उस जमाने में काउंसलिंग वगैरह होती नहीं थी, कोई मेंटर शेंटर होते नहीं थे। अच्छा आप में से ऐसा कोई है, ऐसे ही सारे चलो मेरे जैसे ही, ठीक है। अच्छा तो मैंने 2 साल इंटर पढ़ा ही नहीं है, मतलब गवर्नमेंट कॉलेज में, तो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में 2 बार गया था एडमिशन लेने, दूसरी बार इसके अलावा मैं कभी नहीं गया, सही है। अच्छा यहां तक सारे क्लियर है भाई, ये चीज समझ आती है सबके। तो ये सब्जेक्ट बोरिंग नहीं है, खतरनाक है, इंटरेस्टिंग है, रिजल्ट इसका सबसे ज्यादा खराब आता है, और मसले वाली बात यह कि पहली अटेम्प्ट में इसको पास करने के चांसेस ज्यादा है, अगली अटेम्प्ट में इसको पास करने के चांसेस कम होते रहेंगे, डिमिनिश होते रहेंगे। क्यों? अगर पहले दिन हमें यह समझ आ जाए कि सब्जेक्ट को हमने पढ़ना कैसे है और किस तरीके से लेके चलना है और क्या करना है, अगर वो डायरेक्शन हमें मिल जाएगी इंशाल्लाह, फिर ये पेपर पास करना मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। ये मैं आपसे गारंटी कहता हूँ, बिकॉज मैं फाइनल को भी पढ़ाता हूँ, मैं MS7 वालों को भी पढ़ाता हूँ, तो मैं बड़ा गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जो एग्जामिनर चाह रहा है ना हमसे, वो चाह क्या रहा है, वो चाह ये रहा है कि यार मैं कैफ लेवल पे इसको इतना स्ट्रॉन्ग कर दूं कि ये ऑडिट फर्म में ये 3-3.5 साल परफॉर्म तो कर सके। मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा। अगर आपने देखा हो तो वो फाइनल के एग्जामिनर कमेंट्स में भी क्या कह रहा है कि मुझे कहीं से लग ही नहीं रहा कि ये बच्चा ऑडिट फर्म में ये एक्सटेंसिव ट्रेनिंग ले रहा है ऑडिट फर्म के। वो एग्जामिनर कमेंट्स वाला कह रहा है कि मुझे कहीं से लग नहीं रहा कि जिस सब्जेक्ट में ये ट्रेनिंग ले रहा है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ले रहा है, उसी में सबसे वर्स्ट और खराब रिजल्ट आ रहा है, सही है। तो एक चीज हमेशा याद रखेगा, याद करना है, बिल्कुल याद करना है, लेकिन सिर्फ याद करने से पर्चा पास नहीं होगा जब तक आपको उसकी लॉजिक ना होगी। मैडम पाइथागोरस थ्योरम क्या होता था, क्यों निकालते थे, बस ना, ये सबसे बड़ा मसला है। पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता था, पूरा जो एक 13a या 14 होता था शायद, नहीं पता, हाँ जी हाँ जी
राइट एंगल ट्राइंगल, हाँ। तो ये हमारे साथ ऑडिट में इंशाल्लाह ये नहीं होना चाहिए कि हम एक चीज याद कर रहे हैं और हम एक चीज पढ़ रहे हैं और हमें ये नहीं पता कि हम इस चीज को पढ़ क्यों रहे हैं। सही है, ये नहीं होना चाहिए। जिस तरह हम एक अपनी जिंदगी के अच्छा खासा टाइम हमने ये पाइथागोरस थ्योरम को याद करने में लगाया, 14-15 थ्योरम्स होते हैं तो इनको याद करने में लगाया, टू नेशन थ्योरी को याद करने में लगाया, एक पॉइंट हमेशा याद रहता था, 14 नुकात वजीर इसके कायदे आज़म के sin should be separated from, बस एक ये पॉइंट हमें याद है। क्यों sin, ये भी नहीं पता था sin should be separated, ये पता भी नहीं था हमें। सही है, तो ये सारी चीजें बड़ा मैटर करती हैं प्यारे बच्चों के, हम जो भी चीज पढ़ने जा रहे हो उसका हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड बताओ। सही है, अगर हम इंशाल्लाह सब्जेक्ट को लॉजिक के साथ और लिंकिंग के साथ और ड्राफ्टिंग पे एक्सटेंसिव प्रैक्टिस करेंगे। देखें, ड्राफ्टिंग का मतलब ये नहीं है कि आपने 10 सवाल कर लिए और मैंने 10 सवाल करा दिए, खुदा का वास्ते समझने की कोशिश करें। ड्राफ्टिंग क्या होगी इंशाल्लाह आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा। आज की क्लास में तीनों चीजें पूरी होंगी हमारी इंशाल्लाह, लॉजिक भी होगी, लिंकिंग भी होगी और ड्राफ्टिंग। उससे आपको एक चीज रियलाइज हो जाएगी कि यार सवाल जैसा भी आ जाए मैं पिक कर सकता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है प्यारे बच्चों, ड्राफ्टिंग में ये नहीं है कि मैंने आपको 10 सवाल दिए और 10 के आंसर दे दिए। मैं अभी से आपको कह रहा हूँ मैं 10 आंसर आपको नहीं दूँ। सही है, मैं करूंगा क्या, वो आंसर आपसे लिखवाऊंगा, उसके बाद उस आंसर के ऊपर हम डिस्कस कर रहे होंगे कि यार इसका आंसर ये क्यों है, इसका आंसर ये क्यों नहीं है, या सवाल में ऐसा क्या लिखा हुआ था। तो बहुत सा बच्चा अभी थोड़ी 3 सवा 3 बजे तक पता चल जाएगा कि एक सवाल आएगा, पहला सवाल हम कर रहे होंगे, सब सही करेंगे, दूसरा सवाल जब हम करने बैठेंगे आधी क्लास में कुछ और लिखा होगा, आधी क्लास में कुछ और वो जो डिस्कशन होगी वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको बताएगी कि यार पेपर में किस तरीके से हमने सवाल को अटेम्प्ट करना होता है, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं। सही है, अच्छा थोड़ा सा इन केस अगर आप लोग मुझे नहीं जानते तो मैं थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड दे दूं। आप लोगों की तरह मैंने भी सीए का आगाज 2006 में किया था। सही है, 2009 में मैंने डिलॉइट ज्वाइन की थी अपनी आर्टिकलशिप के लिए, और मेरा टाइम तो हुआ नहीं था फॉर्म में मेरा हुआ, तो मैं 6 महीने वो मेरी जिंदगी के सबसे बेहतरीन मोमेंट्स थे। सही है, जो हमारा गर्दी मैंने उस 6 महीने में करी थी, बदकिस्मती से अगली बार क्या कहते हैं हो गया फॉर्म में। 2013 में मैंने क्वालिफाई किया था, उस वक्त मैं कतर में था, डिलॉइट कतर में काम कर रहा था, तो कतर में जब था तो मैंने क्वालिफाई किया था। 2013 के बाद करंटली एज अ डायरेक्टर काम कर रहा हूँ, और पाकिस्तान के जो सबसे बड़े नाम है लाइक नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान जिसके 5 ट्रिलियन के एसेट्स हैं, तो उसका ऑडिट कर रहा हूँ फर्गसन के साथ बैठ के। स्वी साउथर्न गैस कंपनी एक बहुत बड़ा नाम है जो पाकिस्तान के 2 सूबों को गैस प्रोवाइड करता है, मैंने उसका ऑडिट किया हुआ है। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा पोर्ट था कराची पोर्ट ट्रस्ट, मैंने उसका ऑडिट किया हुआ है। पाकिस्तान का एक बहुत ही खुफिया इदारा पाकिस्तान मशीन टूल फैक्ट्री जो आर्मी के लिए वेपन्स बनाती है, 1965 और 1971 की जंग में इंडिया ने वहां पे अटैक भी किया था। मतलब एक टूल फैक्ट्री पूरी एशिया में 3-4 उसमें से एक कराची में है पाकिस्तान मशीन टूल फैक्ट्री, तो वहां का भी ऑडिट किया था। तो वहाँ रॉकेट लॉन्चर्स वगैरह पड़े थे, एक मैंने कंधे पे रख लिया और तस्वीर खिंचवा ली, फेसबुक पे डाल दी। अगले दिन नामालूम अफराद ने मेरी आईडी हैक कर ली थी और कहीं से कॉलेज वाले आ गए थे। सही है, तो इन सारे कुछ मल्टीनेशनल है हमारे पास, चाइना का बैंक अभी आईएमएफ एक लोन दे रहा है, चाइना एक लोन दे रहा है, किस बैंक के थ्रू दे रहा है, आईसीबीसी के थ्रू। अगर आपने देखा हो तो उस आईसीबीसी का ऑडिट भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ही कर रहा हूँ, चाइनीज बैंक है। और इसके अलावा कुछ मल्टीनेशनल है, पीएनजी जेरेट वगैरह। तो ये पाकिस्तान में काम किया, पाकिस्तान के अलावा कतर में भी काम किया है, लंदन ऑफिस में भी काम किया है, डिलॉयट लंदन ऑफिस में भी काम किया है। और इसके अलावा डिलॉयट की तरफ से जितनी भी मेथोडोलॉजीज आती थी उन सबको पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी मेरी होती थी। तो मैं पाकिस्तान ऑफिस को एज अ लर्निंग लीडर रिप्रेजेंट करता था कि सारी मेथोडोलॉजीज और ट्रेनिंग्स वगैरह इंप्लीमेंट करता था। इसके लिए मैंने डिलॉयट बार्सिलोना से एक ट्रेनिंग ली थी जिसमें मैं ट्रेन द ट्रेनर सर्टिफाइड था कि मैं डिलॉयट के किसी भी ऑफिस में जाके ट्रेनिंग्स वगैरह प्रोवाइड कर सकता था। तो वो वन ऑफ द यंगेस्ट कैंडिडेट था मैं। और इसके अलावा हम सबको पता है ना, गोरा हमारी फाइल रिव्यू करने के लिए आता है, पीडब्ल्यूसी फाइल रिव्यू करने के लिए आता है, केपीएमजी। इस तरह मैंने जाके दूसरी ऑडिट फर्म्स की फाइल्स को रिव्यू भी किया। तो मैं वन ऑफ द यंगेस्ट प्रोफेशनल प्रैक्टिस रिव्यूअर डिलॉयट का था, जिसमें मैंने डिलॉयट इंडोनेशिया की फाइल रिव्यू करी थी। तो ये मेरा भी 13 साल का एक्सपीरियंस है प्यारे बच्चों, 13 साल से इस सब्जेक्ट को मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। पाकिस्तान में भी किया है, पाकिस्तान के बाहर भी किया है, और यही सब्जेक्ट में इंशाल्लाह आपको पढ़ाऊंगा। और इंशाल्लाह ऐसे पढ़ाऊंगा कि जो अगले 3-3.5 साल की आपकी आर्टिकलशिप है वो स्मूथली गुजरे, आपको पता हो कि फर्म में जो आप काम करने जा रहे हैं क्या है, उसकी बेसिस में इंशाल्लाह पेपर भी पास होगा, कैफ का भी, C5-6 भी। और अगर आपने देखा हो तो MS1 में भी बच्चा कहाँ के फंस रहा है,
ऑडिट अगर आपने पढ़ा तो वीडियो लाजमी देखिएगा, और उसको अगर आपने कोलैबोरेट करना हो तो कोलैबोरेट वगैरह भी कर सकते हैं। सही हो गया? अच्छा, कोई सवाल आप लोगों का था कि हम स्टार्ट करें? जल्दी छेती छेती कोई सवाल? हाँ, मैंने याद है। कोई भी किसी भी चीज से रिलेटेड सवाल हो, एडमिनिस्ट्रेटिव हो, कोई कोर्स से रिलेटेड हो। अगर FR2 नहीं पढ़ा हुआ तो ऑडिट में 10 से 12 मार्क्स का एरिया ऐसा होगा जिसमें बच्चों को कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। 10 से 12 मार्क्स का होगा। लेकिन जब मैं वो चीज पढ़ा रहा होता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको पीछे FR2 का भी पूरा लाइक अभी अगर कोई बच्चा FR2 पढ़ भी रहा होगा, सही है, तो मैं और सर MQ तो आपस में कोऑर्डिनेशन में रहते हैं, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो सर MQ थोड़ा सा बाद में पढ़ाते हैं। मुझे वो टॉपिक ऑडिट में थोड़ा सा पहले पढ़ाना पड़ रहा होता है, सही। तो फिर उसमें हम एक काम ये कर लेते हैं कि वो सर MQ का एक टॉपिक हम पोर्टल पे अपलोड कर लेते हैं, ताकि बच्चे ने अगर उसको पहले देखना हो पहले देख ले, नहीं भी देखे तो मैं उस चीज का आपको बैकग्राउंड दे के उसको समझा देता हूँ। तो 10 से 15 मार्क्स में लाजमी आपके पास थोड़ा सा इशू फेस होगा, लेकिन उसके लिए बिल्कुल बेफिक्र रहें, बिकॉज बैकग्राउंड में मैं वो चीजें आप लोगों को कवर करा दूंगा। ये मेरा वादा है, सही है, ये मेरा वादा है। चाहे वो आपका एडजस्टिंग इवेंट हो, चाहे वो प्रोविजन हो, चाहे वो इंटेंजिबल एसेट्स हो, कोई भी ऐसे एरिया हो, चाहे वो इवन कंसोलिडेशन भी हो, तो वो मैं पहले उसका ओवरव्यू देता हूँ। उसके बाद जब आपका अकाउंटिंग का बैकग्राउंड नहीं पता होगा तो ऑडिट में 10-15 मार्क्स थोड़े से हमारे लिए ट्रिकी हो जाते हैं। तो ये चीज पर आप बिल्कुल बेफिक्र रहे। इसके अलावा कोई सवाल? जी मेरे भाई। मुझे हाँ हाँ तो चाहिए ऑडिट यार। वो तो ओवरऑल CA का है ना, इसमें सिर्फ ऑडिट तो नहीं है ना यार, वो तो मुझे क्यों बदनाम कर देते हैं इन सब। तो ओवरऑल CA का है कि लाइक मेरा एक बहुत बहुत अच्छा दोस्त फर्म का, बहुत अच्छा दोस्त, अभी तो माशाल्लाह पहले माल्टा में सीनियर मैनेजर था, अभी डिलॉयट होवर में डायरेक्टर है, प्रिंसिपल है। उसका ऑडिट कोई 12वीं अटेम्प्ट में क्लियर हुआ था, इसी से क्वालिफाइड था, CA बैकग्राउंड से नहीं आया था। ही वाज ACCA क्वालिफाइड, और इसका वाहिद पर्चा जो था वो ऑडिट जो रुके जा रहा था, फाइनल का पेपर उसका 11वीं 12वीं अटेम्प्ट में। हमारे एक और बहुत जो मेरे सीनियर थे, जिनसे बहुत सीखा है मैंने, डायरेक्टर थे, उनका भी यही हाल था कि ऑडिट उनका 11वीं 12वीं अटेम्प्ट में, और वो मतलब फर्म के पार्टनर बनने जा रहे थे। तो वो इतना क्या कहते हैं, तो ये सब्जेक्ट रुलाने पे आता है तो ऑब्वियसली रुलाता है। मसला ये होता है कि बच्चे को डायरेक्शन नहीं पता होती। 4 से आप पूछोगे वो कहेगा रट्टा लगा लो, 4 से आप पूछोगे तो वो कहेगा यार केस स्टडीज कर लो, 4 से आप पूछोगे वो कहेगा यार मिक्स कर लो, 4 से पूछोगे वो कहेगा फलां की बुक पढ़ लो। तो ये वाला अगर आप काम करेंगे तो इससे कभी भी आपका पेपर पास नहीं होगा, सही है। एक चीज मैं अगर अपने तजुर्बे से आपसे कहूंगा तो वो देखें, एक चीज बड़ी क्लियर है, एक चीज बड़ी क्लियर है, देखें, और बिल्कुल ईमानदारी से, ताकि हम फर्स्ट डे इस चीज के ऊपर क्लियर हो जाए, ठीक है। मैं यहाँ पे अगर एक चीज उर्दू में ट्रांसलेट कर दूं और आपसे ये कहूँ कि चलो बेटा इसको याद कर लेना, इसकी जिंदगी आसान रहेगी, मेरी जिंदगी आसान रहेगी। स्ट्रगल कौन करेगा? आप। अच्छा, आप अभी स्ट्रगल नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि पता है जब एक चीज समझी ही नहीं तो स्ट्रगल कहां से होगी? जब एक चीज समझता है बंदा तो 4 सवाल करता है ना, जब एक चीज समझ में ही नहीं आएगी तो स्ट्रगल तो नहीं होगी। तो अच्छा, अगर हम ऐसे पढ़े और मैं तो आराम से 50 घंटे में 60 घंटे में कोर्स कंप्लीट करा दूं और आपसे कहूं भाई ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने याद करना है, सुबह में 2 बार, दोपहर में 2 बार, शाम में 2 बार, रात में 2 बार, और मैं यहाँ पे बैठ कर उसको रिपीट करता रहूं, आप बैठ के उसको मेरे साथ याद करते रहे, किसकी जिंदगी आसान है? मेरी जिंदगी आसान है, आप फक्र हो जाएंगे, सही है। अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि यार मैं आपको ये चीज इस तरीके से पढ़ा दूंगा या इस तरीके से समझा दूंगा कि ये चीज आपको का कयामत याद रहेगी और हमेशा याद रहेगी, और जैसा भी सवाल आ जाए, फाइनल का सवाल आ जाए, MS7 का सवाल आ जाए, आप कर लेंगे। क्यों? बिकॉज आप लॉजिकली साउंड होंगे, आपको चीजों के लिंक। तो इस तरह पढ़ाने में स्ट्रगलिंग फेज में कौन होगा? मैं होऊंगा, बिकॉज मुझे एक एक चीज की लॉजिक बतानी पड़ रही होगी, आप 10 सवाल कर रहे होंगे। और कंफर्ट जोन में कौन होगा? आप लोग कंफर्ट जोन में होंगे। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? तो बस इसको इस तरीके से चीजों को आप समझने की कोशिश करिएगा कि चीजें याद करना सेकेंडरी है, पहले पता तो हो। अगर पेपर में सवाल आता है और मुझे यही नहीं पता
कि मैंने लिखना क्या है तो मेरे याद करने का फायदा नहीं। तो पहले समझ में तो आना चाहिए हमें कि हमें इस चीज में लिखना क्या है, कौन कौन से आइजाज पिक हो रहे हैं, सही है। और मैं अभी भी आपसे, अगर जिसने FR2 पढ़ा हुआ है या FR2 दे रहा है, मैं अभी आपसे 3-4 सवाल करूं यार, तो आप लोग बिल्कुल ब्लैंक, डाउन, खत्म। ऑनेस्टली मैं आपसे बिल्कुल ऑनेस्टली कह रहा हूँ कि अगर मैं अभी आपसे कुछ चीजें पूछूं कि यार मुझे बताएं हम ये ट्रीटमेंट क्यों करते हैं, मुझे बताएं ये चीजें क्यों करते हैं, और अगर आपको वो चीजें नहीं पता होंगी, आपको याद नहीं आ रही होंगी, आप सोच रहे होंगे, तो इसका मतलब ये है कि आप लॉजिकली साउंड नहीं है। ये बड़ा मैटर करता है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ऑडिट में या लॉ में आपको ये वाले मसले इंशाल्लाह नहीं होंगे। क्या यहाँ तक बात समझ आती है हमें? अच्छा, कोई और सवाल मेरे भाई, ताकि स्टार्ट करें। जी मेरे भाई, जो मेरी बुक है वो, अच्छा मैं एक और बात आपसे कर सकता हूँ इस चीज से रिलेटेड, बड़ी बढ़िया। बच्चों आवाज क्लियर है आप लोगों को, ऑनलाइन वालों? अच्छा, हम 5 मिनट स्टार्ट करें, लेकिन ये जो आपने मुझसे सवाल पूछा, किसने पूछा मेरे भाई? आपने। यार ये एक चीज सुन ले मेरी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मसला क्या है? मसला ये जो मेरी किताब है ना, वो स्टडी टेक्स्ट से भी अलाइंड है। मतलब वो चीज जो आइजा में, आइजा समझ आता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, सही है। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में जितना कुछ लिखा हुआ है वो सारा का सारा मेरी बुक में, मेरी बात समझने की कोशिश करेगा। प्लस वो चीज जो आइजा में नहीं लिखी हुई और स्टडी टेक्स्ट वहां पे डेढ़ होशियार बना और उसने 3-4 टॉपिक्स ऐड करे, वो चीजें भी मैंने अपनी बुक में क्या कर दी है, ऐड कर दी है। अच्छा, ये मैंने करा क्यों काम है? अच्छा, मैं एक काम ये कर सकता था कि मैं उसको बड़ा समराइज और प्लेन इंग्लिश में चीजें कर लेता, तो मुझे समझाने में भी मुश्किल नहीं होती और आपको समझने में भी मुश्किल नहीं होती। लेकिन मैंने ऐसा काम नहीं करा। क्यों? मैं आपके करियर के साथ सिंसियर हूँ। क्या मतलब इसका? कि मेरी अगर आप किताब पढ़ेंगे और इंशाल्लाह कैफ पास कर लेंगे, आप कहाँ जाएंगे? आप फॉर्म में जाएंगे, फाइनल में जाएंगे। जब आप फाइनल में जाएंगे तो फाइनल में ऑडिट का पेपर नहीं, पास नहीं होगा, किसी बंद। ओपन बुक पॉलिसी होगी। जब ओपन बुक पॉलिसी होगी तो ऐसे की 3 मोटी मोटी किताबें, और सबसे बड़ा बच्चों का चैलेंज क्या होता है? उस किताब को रीड करना, गो थ्रू करना, उसको हाईलाइट करना। अगर आपने कैफ मेरी किताब से पढ़ लिया तो अल्टीमेटली वो आइजा आपके ऑलरेडी कवर हो जाएंगे। मतलब वहां पे आपको कोई अलग अंग्रेजी नहीं दिखेगी और किताब में कोई, आप सोचे ये कितना बड़ा अलमिया है कि बच्चा कैफ में एक किताब रेफर कर रहा होता है, फाइनल में जाता है तो आइजा रेफर कर रहा होता है, और वो आइजा और वो किताब कंप्लीटली डिफरेंट होती है। जब डिफरेंट होगी तो बच्चे के 6 महीने साल आपने यहाँ पे जाया करवाया और वापस से 6 महीने साल फाइनल में से। क्यों? बिकॉज एट द स्टार्ट उसको कंफर्ट जोन में रख दिया आपने। कंफर्ट जोन में कैसे रख दिया कि भाई ये 50-60 पेज की किताब है या 80 पेज की किताब है या 100 पेज की किताब है, जो टेक्निकल वर्ड्स आ रहे थे उसको हटा दिए, जो इस तरह की मैंने 4 लाइनों को 2 लाइनों में समराइज कर दिया, इस तरह कर। प्यारे बच्चों, इससे आप लोगों को अभी तो चले कुछ फायदा हो जाएगा, लॉन्ग टर्म में हमने कैफेट पास करने का, हमने चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, हमने चार्टर्ड अकाउंटेंट बना है। तो लॉन्ग टर्म के लिए जर्नी आपकी, मतलब सोचे ना मैं आपको फाइनल में फेस कैसे करूंगा कि जब आप आइजा रीड कर रहे हो और आप बोले सर ये तो हमने कैफे टॉपिक पढ़ा हुआ था, और जब मैं आइजा पढ़ रहा हूँ तो ये तो आइजा में तो कुछ और ही लिखा हुआ है, कोई और ही अंग्रेजी लिखी हुई, कुछ और ही वर्ड्स लिखे हुए जो आपकी किताब थी। तो आप सोचे ना वो तो मैंने आपकी डबल ख्वारी करा दी। तो ऐसा नहीं होगा। तभी अभी थोड़ी सी मुश्किलात होंगी, लेकिन बाद में आप, ये आपका फायदा होगा, आपके टाइम सेव होंगे। प्लस एक चीज हमेशा याद रखिएगा, अंग्रेजी मूड के ऊपर चलती है। तो अगर मैं अपना ऑडिट में को अंग्रेजी के तरह बनाऊंगा, तो अगर एक चीज में दिन में नोट्स बना रहा हूँ उसकी टोन डिफरेंट होगी, एक नोट्स में रात में बना रहा हूँ उसकी टोन थोड़ी सी डिफरेंट होगी, एक स्ट्रक्चर नहीं होगा, सिस्टमैटिक नहीं होगी। मेरी बात समझने की कोशिश करेगा। ऑडिट की जो जबान है वो एक स्ट्रक्चर और सिस्टमैटिक जबान है। तो हम कोशिश ये करेंगे हम पूरा ऑडिट उस स्ट्रक्चर्ड और सिस्टमैटिक जबान के बेसिस पे पढ़े, ताकि हमें अभी भी फायदा हो और बाद में भी फायदा हो। मेरी बात याद रखिएगा, ऑडिट एक जबान है बच्चों, टैक्स एक जबान है, अकाउंटिंग एक जबान है, ऑडिट भी, लॉ एक जबान है, सही है। जब तक वो, अगर हम जबान नहीं सीखेंगे हम कभी लिख नहीं सकेंगे, हम कभी एक्सप्रेस नहीं कर सकेंगे। इंग्लिश नहीं है ये मेरी बात याद रखेगा। आज की क्लास में भी हम पढ़ेंगे तो हमें चीज रियलाइज हो जाएगी, ये अंग्रेजी नहीं है, ये ऑडिट अपनी खुद एक लैंग्वेज है। जब तक आप वो लैंग्वेज यूज नहीं करेंगे पेपर पास करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है मेरे भाई? क्लियर? आप इसके अलावा कोई सवाल? जल्दी बच्चों ताकि स्टार्ट करें जल्दी। कोई और सवाल?
क्लियर है जी मेरे भाई? कीवर्ड्स भी अगर हो गए तो बेहतरीन हो जाएगा। तो वो चीजें भी कैसे लिखनी है वो मैं आपको बता दूंगा, तो बेफिक्र है इस चीज से जी मेरे भाई। आपने पोर्टल देखा? पोर्टल पर मेरी ओरिएंटेशन वाली वीडियो देखी आपने? अच्छा, तो पोर्टल अभी डेमो पे आ रहा है, आप जाइएगा कैफेट पे, IQ सर की वेबसाइट पे जाएगा, कैफेट पे जाइएगा, आपको हर आइजा के नीचे उसके MCQs, मॉक्स और टेस्ट आपको दिख रहे होंगे। और अगर कोई लास्ट बैच का स्टूडेंट हो तो उससे आप पूछ भी सकते हैं कि हर हफ्ते हमारा एक टेस्ट है। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ होता क्या है। फिजिकल होता है, लेकिन चूंकि बच्चा लाहौर इस्लामाबाद पिंडी से भी पढ़ रहा होता है तो उनके लिए ऑनलाइन भी होता है। फिजिकल वालों के लिए फिजिकल मैं खुद बिठाता हूँ उन लोगों को फिजिकल। डन हो गया? एक चीज जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, हमने इंशाल्लाह थोड़ा सा एफिशिएंट चलना है। एफिशिएंट कैसे चलना है? फॉर एग्जांपल एक टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया, एक सवाल कराया, 2 सवाल कराया, 3 सवाल कराया, 2 घंटे हो गए, ठीक है। अब अगली क्लास में अगर मैंने 5 सवाल आपको और कराने हैं तो वो 5 सवाल आपको होमवर्क मिलेंगे, या वो 5 सवाल आपके मॉक होगा, या वो 5 सवाल आपके क्या होंगे? टेस्ट होंगे। क्यों? ताकि क्लास में जब मैं फिजिकली आपके साथ बैठूं तो हम सवाल की रीडिंग में टाइम वेस्ट ना करें। सवाल आप पढ़ के आ चुके हैं, सवाल आप अटेम्प्ट करके आ चुके हैं, तो आपकी असेसमेंट देखें होता क्या है। मेरी बात सुनेगा, हर बच्चा जीनियस नहीं होता, कुछ मेरी तरह नालायक भी होगा, ठीक है? बहुत नालायक बच्चा, बहुत नालायक बच्चा, नालायक। पता नहीं, शायद आपको पता हो, नहीं पता हो, मेरा CA का अकाउंटिंग पास था, मैं BCom के अकाउंटिंग में फेल था, और मैं, आप सोचे, और मैं इंटर के मैथ्स में फेल था। मेरे 100 में से 26 मार्क्स आए थे मैथ्स में, सेकेंड ईयर की मैथ्स में। तो आप इस चीज से अंदाजा लगाएं कि जो बंदा मैथ्स में फेल है और BCom के टुच्ची अकाउंटिंग में फेल है, वो CA कैसे कैसे तो साइंस ही नहीं बनता ना इस चीज को। पढ़ी बायोलॉजी है, फोकस प्रोडक्शन सिस्टम में था, उसके बाद इंजीनियरिंग पढ़ी। आज तक मेरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं समझ में, सही है, आज तक मेरी ये चीज समझ में नहीं। और होता क्या था, मैं आपको एक चीज, छोटी सी एग्जांपल आपको बता रहा हूँ इसलिए, बिकॉज मैं खुद, हम, अच्छा, मेजोरिटी हम लोग है नालायक है, तो जो जीनियस है वो तो वैसे ही वो खुद पढ़ के भी पास हो जाएगा ना। तो मेजोरिटी है वो नालायक, और चूंकि मैं खुद नालायक हूँ तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं अप्रोच ऐसे रखूँ कि उससे नालायकों का फायदा हो जाए, सही। तो मैं आपको एक ऑनेस्ट एक स्टोरी सुनाऊँ। हम, मेरे कजन था, इंटर में उसकी पोजीशन थी, आखान स्कूल, आखान कॉलेज, इंटर में उसकी पोजीशन थी, और 4th 5th पोजीशन में उसके एक आध दोस्त थे, उनकी पोजीशन थी, पोजीशन होल्डर्स थे वो। तो हमारे जमाने में मॉडल बी होता था, हम साथ पढ़ते थे। मैं अभी बैठ के सवाल रीड कर रहा हूँ और वो कंजर आंसर आंसर लिख चुके होते थे, सही है। तो अब होता क्या था, मैं शर्म के मारे मैं कहता हाँ यार मेरा भी आंसर नहीं है। तो इसका मतलब मैंने अपनी सोचने की सलाहियत को खत्म कर दिया था, और वो जो आंसर बोलते थे मैं कहता था यार मेरा भी है ना, यही आंसर है, सही है। और हम सुबह से लेकर रात तक पढ़ रहे होते थे, तो पढ़ तो वो रहे होते थे, मेरा तो टाइम से आया होता था, सही है। ऐसे ही मसला क्लास में होगा, जब मैं क्लास में आपको सवाल दूंगा, मैं कहूंगा 3 मिनट है, 5 मिनट है, 10 मिनट उसको अटेम्प्ट करें, सही है। तो बहुत सा बच्चा ऐसा होगा जो मेरी तरह नालायक होगा, उसको सवाल रीड करने में, समझने में ही 8 मिनट लग जाएंगे, और यहाँ जब मैं आंसर बताऊंगा तो उसके अपने सोचने की सलाहियत तो वो रही नहीं, उसने तो सोचा ही नहीं होगा, उसने तो कहा अच्छा ये आंसर। तो ऑडिट का पर्चा अगर आपने पास करना है, आपने आपने सोचना है, सही है। अगर आप सोचे बगैर इस सब्जेक्ट को करेंगे, मैटर ये नहीं करता कि आपने 10 सवाल करें, मैटर ये करता है कि 10 सवालों में से कितने सवालों में आपने सोचा है कि इसका आंसर ये क्यों नहीं है, इसका आंसर ये क्यों है, इसका आंसर यहाँ से क्यों नहीं लिखा, इसका आंसर यहाँ से क्यों लिखा। क्या यहाँ तक बात समझ आती है दोस्त? क्लियर हो आप दोनों? मेरे भाई क्लियर हो? ठीक है, और कोई सवाल जी? जैसे कि लॉ है, बिजनेस लॉ की ड्राफ्टिंग एक अलग तरीके से होती है। पहले आपको प्रोविजन लिखना है, फिर बीच में आपको एप्लीकेशन बेस आना होता है, प्रोविजन को अलग लिखना है केस के हिसाब से। और कंपनी लॉ में ये कि आपको केस की पार्टी प्रोविजन के अंदर ही उसको डेवलप लिखा जाता है। तो ऑडिट में भी इसी तरीके से डिफरेंट ड्राफ्टिंग होती है। ऑडिट में ड्राफ्टिंग का सबसे बड़ा मसला ये है, जो आपने 2 सब्जेक्ट के मेरे सामने नाम लिए, बिजनेस लॉ और कंपनी लॉ। तो अगर भी पेपर में सवाल आता है तो बिजनेस लॉ का कोई सेक्शन होगा, कंपनी लॉ का कोई सेक्शन होगा, आपने वहां से देख के उसको बाइबल बनाया और लिखना स्टार्ट किया, सही है। ये चीज ऑडिट में भी होती है, लेकिन ऑडिट का सबसे बड़ा मसला ये है कि जो 40 से 50% आपका कोर्स है उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ ही नहीं है।
आइजा में नहीं लिखा हुआ। 40 से 50% मेरे भाई सुन लो, 40 से 50% जो कोर्स है उसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ। ये मैं आपको हल्फन एक चीज कह रहा हूँ। तो उसमें फिर बच्चे ने क्या करना होता है, उसको सोच के उसको लिखना होता है। मैं आपके सामने एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास आइजा में बैलेंस शीट में कौन कौन से आइटम्स होते हैं मेरे भाई, तुम बताओगे? नॉन करंट में कौन कौन से होते हैं? पीपी आ जाएगा, इंटेंजिबल आ जाएगा, सही। हमारे पास इन्वेंट्री आएगा, अकाउंट रिसीवेबल आएगा, अकाउंट पेबल आएगा, प्री पेमेंट्स आएगा, कैश एंड बैंक आएगा, बैंक लोन आएगा। ये सारी चीजें आ रही होंगी। आपके आइजा में इनके ऊपर एक प्रोसीजर भी नहीं बताएगा। आपके आइजा में इनके ऊपर एक प्रोसीजर भी नहीं बता दो। पेपर में जब सवाल आएगा तो इसका मतलब है कि आइजा में तो कुछ लिखा हुआ ही नहीं है। तो फिर वहां आप मुझसे सवाल का एब्सोल्यूट आंसर मांगोगे तो एब्सोल्यूट आंसर नहीं। हाँ ये है कि कुछ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, वो तो आप फौरन से लिख सकते हैं। कुछ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन की भी कैटेगरीज होती हैं, जो इंशाल्लाह आज क्लास में डिस्कस करेंगे। तो कुछ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन तो ऐसा है कि अगर आपने पिक कर लिया कि इसके अंदर ये वाला आइजा है और इस आइजा का ये पैराग्राफ है, तो फिर तो आसान है। कुछ आइजा ऐसे हैं जिसमें कुछ हमारे सवाल ऐसे हैं जिसमें आइजा में सिर्फ 2-3 लाइनें लिखी हुई है और पेपर कितने नंबर का आ रहा है? 20-25 नंबर का पेपर आ रहा है, या 20-25 नंबर का उसमें से सवाल आ रहा है, सही है। तो वहां पे आपको टॉपिक मैटर कर रही होगी। बच्चों के यहाँ तक बात समझ ये आगे इंशाल्लाह इसी। अच्छा, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये बड़े इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये सुन लेंगे तो इंशाल्लाह आपका फायदा हो जाएगा और अगले 6-7 क्लासेस में आप लोग थोड़ा सीरियस हो जाएंगे। हमारा ऑडिट एक ऑडिट की बहुत सी साइकिल होती है, सही है। क्लाइंट एक्सेप्टेंस होती है, फिर प्लानिंग होती है, फिर परफॉर्मेंस होती है, फिर रिपोर्टिंग होती है, सही है हमारी क्लास में। अच्छा, चूंकि अगर मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आइजास क्या है, लिंक्ड है, सारे आइजाज आपस में क्या है, लिंक्ड। तो इसका मतलब है मैं आपको आज की क्लास में कोई एक आइजा कंप्लीट नहीं पढ़ा सकता। ये सुनिएगा मेरी बात को, मैं आपको कोई भी एक आइजा कंप्लीट, बिकॉज जहां मैं एक आइजा कंप्लीट कराने जाऊंगा वो 4 आइजाज से, तो वो 4 आइजाज तो पढ़े नहीं होंगे, सही है। फिर उसको पढ़ने जा रहे होंगे तो वो मजीद 40 आइजाज से लिंक हो रहा होगा। तो यहाँ मसला क्या आएगा, हमारी जो शुरू की 5-6 इस हफ्ते जो हमारी क्लासेस होंगी वो सारी की सारी क्लासेस हमारी किस चीज की होंगी, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। कि हम 5 से 6 आइजाज को पढ़ेंगे, लेकिन उनमें से कोई भी आइजा हम कंप्लीट नहीं करेंगे, कंप्लीट बाद में करेंगे। लेकिन 5-6 क्लासेस हमें ये पता चल जाएगा ऑडिट होता क्या है, इसकी कितनी डिफरेंट साइकिल्स होती है। जहां हमने वो कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए, हाँ जी, उसके बाद फिर हम आइजाज को कंप्लीट करना स्टार्ट करेंगे। ये बात समझ आती है? तो खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, बिकॉज 1-2 बैच में ऐसा हो चुका है, तभी मैं इसको कैटेगोरिकली आपसे कह रहा हूँ। आज की क्लास में अगर मैं आपको आइजा 200 पढ़ाऊंगा तो आइजा 200 कंप्लीट नहीं हुआ होगा। तो बहुत कोई जीनियस बच्चा होगा तो वो कहेगा सर ने आइजा 200 पढ़ा लिया, आओ मैं 5 पेपर घुमाता हूँ। 5 पेपर घुमाएगा तो उससे कुछ सवाल नहीं, बिकॉज वो टॉपिक मैंने उसको अभी पढ़ा ही नहीं होंगे, या वो टॉपिक में जो सवाल होगा वो डिफरेंट 10 आइजाज से लिंक हो रहा होगा। तो क्या यहाँ तक बात समझ आती है? तो ये हरकत आपने एटलीस्ट 1 हफ्ते तक नहीं करनी है, सही है। 1 हफ्ते तक आपने मेरा कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क समझ लेना है। अगर आप कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, अच्छा मैं 2 चीज आपसे कह दूं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये समझ आ जाएगी मेरे भाई, सुन लो। अकाउंटिंग का एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है, एग्री करते हो? अकाउंटिंग का एक क्या है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क? एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम एंड, ये हम सबको पता है प्यारे बच्चों। अच्छा मैडम, इन्वेंट्री को इम्पेयर क्यों करता है? IS2 को हम सब्सिक्वेंटली मेजर करते हैं, इन्वेंट्री को लोअर ऑफ कॉस्ट, और तो वो एक इम्पेयरमेंट या प्रोविजन, एक ही वर्ड, इंटरचेंजेबल वर्ड होता है, सही है। तो इम्पेयरमेंट कह लें या प्रोविजन कह लें, क्यों करते हैं मैडम? बिकॉज ऑब्सोल्यूट हो जाता है, बिकॉज ऑब्सोल्यूट हो जाता है। एवी क्या ओवर स्टेट हो रहा होता है, मार्केट वैल्यू, पीपी इम्पेयर्ड होता है, क्यों? पीपी इम्पेयर्ड होता है, क्यों? जल्दी जल्दी अकाउंटिंग को गौर से देखिएगा, मैं आपको एक चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ, खुदा का वास्ता है। एसेट की डेफिनेशन क्या है? और फ्यूचर ऐसा ही है।
जैसा ये कंट्रोल्ड एंड, ये एसिड की डेफिनेशन क्या डिफाइंड है आगे गाइस, आगे पीपी को डिफाइन किया है, इन्वेंटरी को डिफाइन किया है। अगर आप सिर्फ ये चीज गौर से देख लेना प्यारे बच्चों, तो मैंने जितने सवाल आपसे कर रहे थे वो अल्टीमेटली लिंक यहाँ से हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या इन्वेंट्री मेरा एसिड है? क्या इन्वेंट्री में, मैंने आज की क्लास में पढ़ाना भी आपको, इसलिए मैं कह रहा हूँ उसका ओवरव्यू दे रहा हूं। इन्वेंट्री मेरा एसिड है, तो अगर ये एसिड मैंने 100 रुपए का खरीदा है और इसकी लेट से एनआरवी मेरे पास 80 रुपए है, तो मैं इसको कितने पे रिकॉर्ड करूंगा? क्यों? लोअर ऑफ कॉस्ट और नहीं, 80 क्यों? बिकॉज एसिड, क्या इन्वेंट्री एसिड है? तो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट कितना मिलना है? चूंकि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट 80 का मिलना है, तो इन्वेंट्री को आप एज एन एसेट 80 पे रिकॉर्ड करोगे, 100 पे रिकॉर्ड। आप कैसे कह सकते हो मेरा 100 रुपए का एसेट है, जब उससे आपको मिलना ही फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट कितने का है? 80 रुपए का। तो ये, अच्छा, ये चीज अगर आप समझ आई आपके, इक्विपमेंट क्या है मेरा? एसिड है, तो क्यों उसको मैं वो हायर ऑफ कैरिंग अमाउंट और रिकवेबल अमाउंट वाली चीज कर रहा होता हूँ? अगर एक एसिड अगेन मैंने 100 रुपए का खरीदा हुआ है और मुझे लगता है कि मैं इसको यूज करके, वैल्यू इन यूज से मैं अगर आपसे डिस्कस करूं, तो मैं इसको यूज करके सिर्फ और सिर्फ 80 रुपए कमा सकता हूं, तो मैं इसको रिकॉर्ड कितने पे करूं? भाई खरीदा 100 का है, तो आंसर ये थोड़ी है लोअर ऑफ रिकवेबल अमाउंट या है। द आंसर इज इट इज अल्टीमेटली लिंक्ड विद द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, एंड एज पर द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क व्हाट इज एसेट? कंट्रोल्ड एंड फ्यूचर। तो इस एसेट से मुझे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलना कितने का है? अब आप सोचे, अब आप खाली जगह पर करते रहे, अकाउंट रिसीवेबल तभी इम्पेयरमेंट करता हूँ, इंटेंजिबल्स तभी इम्पेयरमेंट करता हूँ, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी तभी इम्पेयरमेंट। तो क्यों उनको इम्पेयरमेंट कर रहा होता हूँ? बिकॉज आप नीचे जब इसको कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क से लिंक करेंगे तो अल्टीमेटली आपको हमेशा तक सोचे, आप पार्टनर के पास इंटरव्यू देने जाएंगे अब इंशाल्लाह, जब आप फॉर्म्स वगैरह में जा रहे हैं, तो पार्टनर वो अगले 3 साल 3.5 साल पालेगा आपको बैठ के, तो वो कोई निकम्मी रिसोर्स तो नहीं पालेगा। मैंने 2009 में जिस पार्टनर ने मेरा इंटरव्यू लिया था, ही वाज, आई मीन ही इज नदीम यूसुफ आदिम, जो कि जिसके नाम से ये फॉर्म है, उसके वालिद साहब के नाम से फॉर्म है, और मैं अभी उन्हीं के बैठ के क्लाइंट कर रहा हूँ पिछले 2 साल से। नेशनल बैंक उनके सारे बड़े क्लाइंट उनके पास होते हैं, तो मैं उनके साथ बैठ के सारे क्लाइंट्स वगैरह कर रहा हूँ। उन्होंने मेरा 2009 में इंटरव्यू लिया, 2000। आप सोचे, वो अगर आपसे पूछे कि आप इन्वेंटरी को इंपेयर क्यों करते हो, आप अगर से बिकॉज़ इन्वेंटरी शैल बी रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ, वो आपसे कहे व्हाट इज एनआरवी? नेट रियलाइजेबल वैल्यू, जानती हो? हाँ, द पॉइंट इज कि वो जब तक आपको कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ही नहीं पता होगा, वो आपसे कहे पीबी को इंपेयर क्यों करते हैं? आप अब दे रहे हो ना, छोड़ो ये नहीं ना, पीपी को इम्पेयरमेंट क्यों करते हैं? वो हायर ऑफ, लोअर ऑफ, रिकवेबल अमाउंट, ये वाली सारी चीजें, सही है। अब आप देखें ना अकाउंट, अगर एक बंदे से मुझे पाकिस्तान स्टील मिल से रिसीवेबल है 100 रुपए का, इसकी औकात है 100 रुपए देने की? कितनी? 80। अगर 80 भी नहीं देता ये, अगर आपको लगे कि ये 80 रुपए देगा, तो मुझे पता है आपको फ्यूचर में मिलना कितना है, तभी तो मैं बैड डेट एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो अल्टीमेटली सारी की सारी अकाउंटिंग किससे लिंक्ड है मेरे प्यारे बच्चों? मेरी सारी की सारी ये सब्सिक्वेंट मेजरमेंट की अकाउंटिंग मेरी एसेट की कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क से लिंक्ड। अब ये चीज आपको समझ आ जाएगी, आप अपने इतने बड़े कोर्स को कितना समराइज कर देंगे, कितना प्रिसाइज कर देंगे। ये चीज बोल जो आप भी आपने जो पढ़ के आए हैं, आप मेरी बात समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी भी आपके क्या आंसर होते हैं? लोअर ऑफ। मैं हर बैच में पूछता हूँ, मैं हर बैच में पूछता हूँ व्हाट इज एनआरवी, और आंसर क्या मिलता है? व्हाट इज एनआरवी, और आंसर क्या मिलता है? नेट रियलाइजेबल। प्यारे बच्चों, अब मेरी एक बात समझिए, अकाउंटिंग में कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क एग्जिस्ट करता है, तो आप कभी भी किसी से पूछेंगे ना यार ये काम क्यों करता है, वो अल्टीमेटली आपको कहाँ लेके जाएगा? कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में। लाइक फॉर एग्जांपल, मैं एक छोटी सी एग्जांपल ताकि हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड पता चल जाए। कौन सा इंडीज का स्टैंडर्ड कौन सा है? पढ़ा हुआ है? ये पढ़ा हुआ है? FR1 में पढ़ते हैं थोड़ा बहुत, FR2 में थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है इसको। अच्छा, मैं जो अगर नहीं भी पढ़ा तो मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूँ। जिस जमाने में मैंने पढ़ा था उस वक्त था IS 70। ये सुन ले मेरी बात मेरे भाई, जिस जमाने में मैंने पढ़ा था तो उस जमाने में इसका नाम क्या था? IS 70। अब ये क्या हो गया? ये स्टैंडर्ड चेंज हो गया। आपको पता है जब ये IFRS 16 आया, उससे पहले तक अकाउंटिंग गलत हो रही थी। हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स गलत अकाउंटिंग कर रहे थे, CFOs गलत अकाउंटिंग कर रहे थे। जिसने ये IFRS या IS बनाया था
उसने भी गलत बनाया था, वो गलत अकाउंटिंग हो रही थी, तो पता कैसे चलेगा सही है क्या गलत है? एग्जैक्टली कैसे पता चलेगा? बिकॉज इट द रिक्वायरमेंट ऑफ द IS 17 वाज कॉन्फ्लिक्टिंग विद द, अगर मैं और आप बहस करें, जब स्टैंडर्ड बन रहा होगा तो बहस, जब बहस हो रही होगी तो वो लिंक किससे हो रही होगी? कॉन्सेप्चुअल। अब मैं आपको इसकी स्टोरी बताता हूँ। जब IFRS 16 आया तो जो उस वक्त IFRS बोर्ड का चेयरमैन था वो एमिरेट्स में ट्रेवल कर रहा था, एमिरेट्स। तो उसने अपने बराबर वाले अकाउंटेंट से, IFRS का चेयरमैन ना, अपने बराबर वाले से पूछा, हाँ जानी ये जहाज किसका होगा, ये जहाज किसका होगा? उसने कहा सर, अच्छा मैं भी IS 17 बता रहा हूँ, कुछ हमारे जमाने में होता था। उसने कहा सर जहाज की यूजफुल लाइफ कितनी है? उसने कहा 10 साल तो चलता है जहाज। इसने कहा अगर उसको किस पे लिया हुआ है, लीज पे लिया हुआ है, कितने साल लीज पे लिया हुआ है? लेट से 2 साल। तो एक फॉर्मूला होता था कि भाई सब्सटेंशियल यूजफुल लाइफ के लिए तो आप इसको यूजफुल लाइफ 10 साल है, आप कितने साल यूज कर रहे हो उसको? 2 साल। तो उसने कहा सर अगर अगर फॉर एग्जांपल एमिरेट्स उसको लीज पे लिया होगा कितने साल के लिए? 2 साल के लिए, तो ये ऑपरेटिंग लीज है, ये फाइनेंस लीज, ये उस जमाने का IS 17 का बता रहा। उसने कहा यार क्या ये एमिरेट्स वालों का एसेट नहीं है? सुनिएगा, उसने कहा सर क्यों एसेट क्यों होगा? उसने कहा एसेट की डेफिनेशन क्या है? उसने कहा जहाज किसके कंट्रोल में है? एमिरेट्स के। ये जहाज जहां लेके जगह जाना चाहे, इस जहाज से इकोनॉमिक बेनिफिट कौन अचीव कर रहा है? उसने कहा इसका मतलब है इसके पास राइट है टू यूज दी एसेट। पहले क्या होता था, जो किराया दिया, रेंट एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, लीज एक्सपेंस, लीज। उसने कहा नहीं भाई ये तो राइट टू यूज एसेट है, तो ये तो इसके बेसिस पे IS 17 के बेसिस पे पूरा का पूरा सनद चेंज हुआ, जिसका नाम क्या आ गया? स्टोरी जहाज में बैठ के ये सनद बनाया गया कि उसने ये कहा कि यार इससे इकोनॉमिक बेनिफिट कौन अचीव कर रहा है? एमिरेट्स कर रहा है। सही, कंट्रोल एसेट। क्या ये एसेट की डेफिनेशन पूरी कर रहा है? क्या ये एसेट की डेफिनेशन पूरी कर रहा है? यस। कंट्रोल कौन कर रहा है? एमिरेट्स। ये इसको यूज कौन कर रहा है? इससे इकोनॉमिक बेनिफिट कौन अचीव कर रहा है? तो उसने कहा कि भाई इसको जब यूज ही ये कर रहा है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट ही ये है, तभी ये किस चीज की डेफिनेशन पूरी कर रहा है? जहां ये एसेट की डेफिनेशन पूरी कर रहा है, तो यार ये तो राइट टू यूज एसेट होना चाहिए। तो आप सोचे इससे पहले हम सारे के सारे अकाउंटेंट्स गलत तो नहीं कह रहे थे, हम IFRS की रिक्वायरमेंट उससे फॉलो कर रहे थे, बट IFRS वाज इनकरेक्ट बिकॉज इट वाज कॉन्फ्लिक्टिंग विद द एक्चुअल फ्रेमवर्क। क्या यहाँ तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? आप मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा। अकाउंटिंग एक निहायत ही आसान सब्जेक्ट है बिकॉज इसका कॉन्सेप्चुअल मैं 13 साल फॉर्म में गुजार चुका हूँ। तो बहुत सी ऐसी क्लाइंट्स हमसे अकाउंटिंग ओपिनियन लेता है, ये चीजें डिस्कस करता है, उसमें उसका आंसर IFRS में मौजूद नहीं होता। मैं भी आपके सामने 10 एग्जाम्पल रखूंगा और आपके स्टैंडर्ड से रखूंगा जो आप पढ़कर आए, उसका आंसर आपको IFRS में नहीं मिलेगा। सही है, तो फिर अल्टीमेटली आंसर ढूंढने के लिए मैं जाना क्या होता है? जल्दी 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 कॉन्सेप्चुअल, हम कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क पे जाते हैं और वहां से बैठ के हम एक आंसर ड्राफ्ट करके क्लाइंट को बताते थे कि भाई ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होना चाहिए। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? अच्छा मेरी बात सुनिएगा, बिल्कुल रेडी रहेगा। ऑडिट का मसला ये है कि ऑडिट का कोई कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क नहीं है, जिसका है उसमें हमारा ये हाल है, जिसका है उसमें हमारा ये हाल है, जिसका नहीं है तो सोचो उसमें हमारा क्या हाल होगा। ये खुदा का वास्ता जो मैं आपसे बातें कर रहा हूं, जब तक हम ये 15-20 मिनट नहीं लगाएंगे हमें कभी भी डायरेक्शन समझ नहीं आएगी कि हमने पढ़ना कैसे है। मैं एक हफ्ता आपके साथ क्या करने जाऊंगा? कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। मैं आपको ऑडिट का एक जो कि कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क किसी आइजा में एग्जिस्ट नहीं करता। आप गूगल खोलिएगा, आप आइजा डाउनलोड करिएगा, आप सारे आइजा डाउनलोड कर लीजिएगा, आप कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क नहीं दिखेगा। आप IFRS डाउनलोड करेंगे, सबसे पहली चीज आपको क्या दिखेगी? कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। जो IFRS की रेड वाली किताब है, आइजा की ब्लू वाली किताबों में आपको कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क नहीं दिखेगा। ये इतना जजमेंटल पेपर है प्यारे बच्चों। मैं जो मेरा 13 साल का एक्सपीरियंस है, तो मैं कोशिश करूंगा अगले एक हफ्ते में आपके साथ जल्दी जल्दी कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क डिस्कस करूं। जहां वो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क हमें समझ आ गया, वहां हमारे लिए आसानी होगी। फिर जो भी सवाल उसने पूछना है, जैसा भी पूछना है, जो भी लिखवाना है, मैं बड़े आराम से लिख सकता हूं बिकॉज मुझे पता होगा कि मैंने सोचना क्या है। मेरी बात सुनेगा, मुझे पता होगा कि मैंने
मैं यूं नहीं घबराऊंगा कि एनआरवी का फुल फॉर्म क्या था, रिकवरेबल अमाउंट में हायर होता था कि लोअर होता था। मैं जवाब आगे ये दूंगा कि चूंकि ये एसेट है और एसेट की डेफिनेशन ये है फ्यूचर इकोनॉमिक, तो चूंकि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट 80 रुपए का मिल रहा है, देयरफॉर एसेट भी 80 रुपए, तो 100 पे रिकॉर्ड हुआ है, 80 पे लेके आना है, तो कोई इंपेयरमेंट या बैड टैक्स। अब आप सोचा कितना अच्छा लिख रहे हैं, रादर देन आप एनआरवी और नेट रियलाइजेबल वैल्यू लिखे तो आप क्या लिख रहे हैं। तो अगर कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क पता होगा मेरे भाई, तो लिखने के लिए मवाद ज्यादा होगा, सोचने के, और ये सारी चीजें किस चीज से रिलेटेड है, सोचना। मैंने आपको ये लिखवाया, ये आपने खुद लिखा, ये आपने खुद लिखा, ये आपने खुद लिखा, क्यों? बिकॉज आपको समझ आ गई लॉजिक क्या है। जब लॉजिक समझ आ गई, हमेशा चीज आपके याद रहेगी। मैं आपको आपके सब्जेक्ट में जिसमें आपकी ज्यादा एक्सपर्टीज में, उसमें आपके साथ खेल रहा हूँ। ऑडिट में तो खेल नहीं रहा आपके साथ। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जो चीज आपने पढ़ी हुई है, समझी हुई है, अगर मैं उस चीज को लॉजिकली आपसे एक्सप्लेन कर दूंगा, अगर सवाल आ जाए कोई भी 5 एसेट बताए जो इंपेयर्ड होते हैं, या इंटरव्यू में आपसे सवाल पूछे, आपको टेंशन वाली बात ही नहीं है। क्यों? कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में सही राइट टू यूज एसेट क्यों हम रिकॉर्ड करते हैं? कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क होगा, आप लिख सकते हो। बिकॉज एसेट की डेफिनेशन ये है, क्योंकि जहाज कंट्रोल में कर रहा हूँ, पायलट कंट्रोल कर रहा है, इकोनॉमिक बेनिफिट, टिकट वगैरह के पैसे मुझे मिलते हैं। तो चूंकि ये एसेट की डेफिनेशन पूरी कर रहा है, तभी एफएस में एक राइट टू यूज एसेट होना चाहिए। कि यहाँ तक बात समझ आती है मेरे बच्चों को? ये थोड़ा सा खुदा का वास्ता है हमने कॉन्सेप्चुअल। ये क्लासेस अगर आपने मिस कर दी, मेरी सजेशन आपको होगी कि फिर आप ऑडिट ड्रॉ कर दीजिए। अगर ये एक हफ्ता आपने क्लासेस मिस कर दी, तो फिर मेरी सजेशन आपको स्ट्रेट है, मेरा अपना रेवेन्यू का नुकसान है, लेकिन मैं आपसे बिल्कुल ऑनेस्ट में दे रहा हूँ। फिर मेरी सजेशन है आप इसको, और मैं आपको गारंटी के साथ एक चीज कहता हूँ, ये 5 से 6 क्लासेस आपने कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क की ले ली, उसके बाद हम एक आइजा स्टार्ट करेंगे। जब हम आइजा पूरा स्टार्ट करेंगे, एक एक पहले से लिखा हुआ नहीं आएगा, एक एक स्टेप बैठ के लिखेंगे, और मैं आपको हल्फन कहता हूँ, वो जो आइजा हम पूरा पढ़ेंगे वो 90% कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क से लिंक्ड हो जाएगा। और उसके बाद जितने भी हम आइजास पढ़ेंगे, वो डिफरेंट आइजास और कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क से मैं इस तरीके से आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। हमारे पेपर में 15 आइजाज है, हमारे पेपर में 15 आइजाज है। 15 आइजाज 15 क्लास में हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? प्रोजेक्टर चलाऊंगा, लिखा हुआ रखूंगा, उर्दू में ट्रांसलेट करूंगा। मॉक टीएस का आपको शौक है, सही है, तो मैं आपको 100 सवाल मॉक दे दूंगा, आंसर शेयर कर दूंगा, अच्छी सी चीजें कर दूंगा, आपका पेपर आपको लगता है पास हो जाएगा। तो अगर ऐसे ही करना है तो फिर मुझसे ना पढ़े, खुद पढ़ लो। अगर ऐसे ही करना है तो फिर खुद पढ़ने के। यहाँ तक बात समझ आती है? बस क्लियर है? कोई सवाल? स्टार्ट करें आप? रेडी? ऑनलाइन वाला आप लोग क्लियर हो बेटा? यार कोई इश्यू हो रहा है क्या? एक ही तो एक ही वही वाला होगा ना जो हर क्लास में आ जाता है। बच्चों क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर है बच्चों? चले जी, बेहतरीन हो गया। अब्दुल बासित, इसका जवाब मैं क्लास के एंड में देता हूँ, सही है? चले अब आ जाए।